नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1500 क्वेश्चंस की इस विशाल सीरीज में ये 16 नंबर का वीडियो आज हम लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोगों ने 50 बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो ये सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो हमारी ये सीरीज 1500 क्वेश्चन की जो है ये उसमें बिल्कुल आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर परीक्षण की लागत सॉफ्टवेयर विकास दर का 40% होता है ना। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कराते हैं, है ना, उसमें उसकी टेस्टिंग की क्या कॉस्ट आती है ना, ये कितनी लागत लगती है टेस्टिंग की, है ना। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, सॉफ्टवेयर जब भी बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एनालिसिस होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें चाहिए, है ना। उसके अलग चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद उसको डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है ना। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग जो होता है पूरे सॉफ्टवेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि हम लोगों ने जैसी चीजें चाही गई है वैसी की वैसी उसके अंदर है या नहीं, या बराबर काम कर रही है या नहीं, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो उसमें लागत का, है ना, अगर हमने उसको लागत दी है कितनी, 100% लागत का कितना परसेंट हमको उसमें लागत आती है उसकी टेस्टिंग कराने की, है ना। तो वो उसका राइट आंसर है 20 से 40% की जो दर होती है वो लगती है उसकी टेस्टिंग के लिए, है ना। मतलब इतना अमाउंट उसको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए हम लोगों को लगता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो छोटे से क्षेत्र, है ना, छोटा क्षेत्र भी कितना बोल रहा है वो, कि एक इमारत में को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो हमको पता ही है ना, कि बहुत छोटा सा एरिया है, एक ही जगह पे कोई नेटवर्क अगर काम करेगा तो वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। और इससे बड़ा होगा, एक शहरी क्षेत्र के बराबर अगर कोई नेटवर्क होगा तो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मेन, है ना। और वैश्विक स्तर पर अगर कोई ऐसा नेटवर्क फैला होगा तो वो कहलाता है वेन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास क्या है, छोटी जगह बोल रहा है उसमें भी क्या बोला उसने, सिर्फ एक इमारत बोला। तो हमको पता ही है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लैन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ड्रॉप कैप फंक्शन एमएस वर्ड 2007 के किस टैब में उपलब्ध है ना। हमको ड्रॉप कैप पता होना चाहिए। ड्रॉप कैप क्या होता है भैया, है ना, कि आपने देखे होंगे कि इस तरीके से, है ना, जो भी मैटर जो लिखा हुआ आता है ना, चाहे न्यूज़पेपर में देखा होगा, हमारे जो थीसिस हम लिखते हैं उसमें, है ना, कि पहला वर्ड कैसा होगा, उसमें बहुत बड़ा होता है और बाकी वर्ड कैसे होते हैं, बाकी वर्ड उसमें होते हैं छोटे, है ना। कि मान लो इस तरीके से लिखी, अगली लाइन यहां से लिखी होगी जो भी, है ना, उसमें जो पहला जो वर्ड होता है ना, वो कैसा होता है, बड़ा होता है। हिंदी में भी हमने देखा कि इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, अ लिखा जाएगा, है ना, और फिर लिखा जाता है, जैसे कि हम लिख दे अखबार, है ना, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी, है ना। इस तरीके से जो लिखा जाता है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है हमारा ड्रॉप कैप। तो ये जो ड्रॉप कैप होता है ना, इसको हम एमएस वर्ड 2007 में कहां से लेकर आ सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है ना। तो कहां से लेकर आ सकते हैं हम इसको लेकर आ सकते हैं इंसर्ट मेन्यू से या इंसर्ट टैब से, है ना। बेसिकली आप एक चीज याद रखेंगे कि हमको पेज के ऊपर कुछ भी लेकर आना है ना। कुछ भी अगर लेकर आना है जो एमएस वर्ड में नहीं है तो हम कहां से लेकर आएंगे, उसको इंसर्ट से ही लेके आएंगे। पेज पर हमको कुछ भी लेकर आना है, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे हम और हमको मिल जाएगा ड्रॉप कैप का ऑप्शन और वहां से हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरे टेक्स्ट को बड़ा, है ना, बड़े भी क्या बोल रहे हैं, हमको कैपिटलाइज करना है। करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करें, है ना। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 टोटल 4 चरण हमको दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो चरण है इनको हमको क्या करना है, सीक्वेंस में करना है भैया, और कुछ नहीं करना है ना। हमको क्या करना है भाई, कैपिटल करना। तो हमको पता ही कि केस की बात हो रही है ना। केस कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल दो 5। कौन कौन से, तो बोलो सेंटेंस केस, है ना, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, और एक 5th नंबर क्या होगा, ईच वर्ड कैपिटलाइज, है ना। टोटल 5 हमारे पास केसेस होते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि अपर केस आपको करना है। कहां मिलेगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हमको होम टैब पर ही मिल जाता है, फाउंड डायलॉग बॉक्स के अंदर,
है ना। अभी हमारे पास स्टेप दी है, इन स्टेप को हमको अरेंज करना है ना। तो हमारे पास है होम टैब के फॉन्ट समूह में, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो टेक्स्ट होगा सबसे पहले क्या करना है, हमको उसको सेलेक्ट करना है ना। तो सेलेक्ट करने वाला कहा है, उस टेक्स्ट को चुने जिसे आपको बदलना है ना, मतलब 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाला, ठीक। फिर क्या करना है हमको, फिर हमको करना है कहां पर, होम टैब के फॉन्ट समूह में केस चेंज को सेलेक्ट करेंगे, है ना। होम टैब पर ही हमको मिल जाता है। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 नंबर ऑप्शन। इसके बाद क्या होगा, फिर हमारे पास में है कि चेंज केस में आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपर केस को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, अपर केस विकल्प को चुने, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका चौथे नंबर का, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, विकल्प पर क्लिक करें, मतलब अब क्या आएगा आपके पास में 3rd नंबर का ऑप्शन, है ना। तो ये सीक्वेंस हमारे पास जहां पर भी हो उसको हम आंसर लगा देंगे, 2 1 4 3, है ना। तो 2 1 4 3 ये पहला वाला ऑप्शन ही कैसा होगा, इसका सही होगा, है ना। तो बस ये तो सिंपल था। तो चेंज केसेस याद रखेंगे, सारे केसेस, है ना। और केस के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते ही है भैया, है ना। किसी न किसी सेट में या सारे सेट्स में एग्जाम में से केस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, है ना। तो उसको अच्छे से तैयार करिएगा, उसकी शॉर्टकट किसी भी तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू खालिस्तान व्यू है ना। एमएस एक्सेल होता है हमारे पास में, इसका डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, जैसे हमने सीट्स ओपन करी, है ना। तो नीचे सीट्स के व्यू होते हैं नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पे स्टेटस बार में, है ना, हमने देखे होंगे। तो वहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, तो हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है, चाहे हम एमएस वर्ड खोले, है ना, या फिर हम दूसरे भी चीजें खोलते हैं, सबके जो बाय डिफॉल्ट व्यू होते हैं ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक्सेल के लिए, तो उसमें बता दो आप कौन सा होगा, उसमें होगा नॉर्मल व्यू, है ना। कि बाकी भी यहाँ पे हमको जो दिख रहे हैं ये तो व्यू ही नहीं है, ठीक। तो याद रखेंगे क्या है, नॉर्मल व्यू होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एमएस पावर पॉइंट 2007 का एक विशेष प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि कोई स्लाइड स्क्रीन पर आते या जाते समय किस तरह दिखे। क्या भैया स्लाइड की बात कर रहा है ना। ये प्रश्न बोल रहा है पावर पॉइंट के लिए, हमसे जो स्लाइड होती है इस स्लाइड के बारे में बोल रहा है कि अगर 1 नंबर स्लाइड है ना, और 2 नंबर स्लाइड है ना, ये 3 नंबर 4 नंबर, तो जब ये स्लाइड, एक स्लाइड जाएगी या दूसरी आएगी, है ना, तो ये जो बीच का सेक्शन है इस बीच क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भैया, देखिए अब ऑप्शन है ट्रांजिशन, प्रिंटिंग्स, एनिमेशन और हैंडआउट्स। 2 स्लाइड जब भी चेंज होगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको ट्रांजिशंस की जरूरत पड़ेगी, कि एक स्लाइड जा रही है और दूसरी आ रही है तो उनके बीच में कैसे विजुअल्स हमको दिखाई दे, वो कहां से मिलेगी, हमको ट्रांजिशन से मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स शामिल करने के लिए खालिस्तान टैब का उपयोग किया जाता है ना। देखो फिर से एमएस एक्सेल के लिए क्वेश्चन है ना, उसमें टेक्स्ट बॉक्स को आपको शामिल करना है, तो खालिस्तान टैब से आप उसको लेकर आएंगे, क्या लेकर आना हमको, टेक्स्ट बॉक्स, है ना। और हमको पता है कि क्या हो रही है, पेज लाने की बात हो रही है, तो कहां से लाएंगे, हमको पता ही है कहां से लाएंगे, है ना, इंसर्ट टैब से हम लोग इसको लेकर आएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ भी लाने की बात होगी तो हम इंसर्ट टैब का प्रायोरिटी पे चुनाव करेंगे, वहीं से हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इंसर्ट टैब याद रखेंगे ना, पेज लेआउट तो पेज के व्यू, होम तो टैब हो गई हमारी, है ना। डाटा में से डाटा से रिलेटेड चीज आएगी, इसमें फॉर्मेटिंग के टूल्स आते हैं, है ना। लाने की बात हो रही तो कहां से आएगी, इंसर्ट से ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा की गति खालिस्तान के आधार पर भिन्न हो सकती है। भैया आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो खालिस्तान के आधार पर अलग अलग हो सकती है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है ना। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन देखकर ही हम लोग लगा सकते हैं कि उनने कौन कौन सी चीजें वहां पर रखी हुई, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है नेटवर्क ब्राउज की गई साइटों के प्रकार, नेटवर्क क्षमता, उपयोगकर्ताओं के प्रकार और सेवा प्रदाता। देखिए यहां पर, है ना, हमारे पास क्या बोल रहा है, ये तो सेवा प्रदाता आईएसपी हो गया, है ना। उपयोगकर्ताओं के प्रकार, यूजर के टाइप से क्या फर्क पड़ना है ना, या आईएसपी से क्या फर्क पड़ना है, सबको एक जैसा अप्लाई कर रहा है ना। फिर हमें ब्राउज की गई साइट हो, हमने कितनी भी साइटें खोली है ना, उससे नेटवर्क को क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। फिर हमारे पास नेटवर्क क्षमता,
ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर इसके इंटरनेट की सेवा की गति की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क की क्षमता, है ना, कि आपका जो नेटवर्क बना हुआ है वो कितना बड़ा है ना, या उसमें किस तरीके से हमने हार्डवेयर इक्विपमेंट्स यूज करे हुए, उसके आधार पर अलग अलग कंप्यूटर पर इंटरनेट की गति पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगर हमने प्रॉपर उसमें राउटर्स लगाए हुए हैं, प्रॉपर हमने रिपीटर्स लगाए हुए, स्विच कॉन्फ़िगर करके लगाए हुए हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, नेटवर्क की स्पीड पर्याप्त हमको मिलेगी, है ना। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा नेटवर्क हो गया और हमने रिपीटर्स नहीं लगाया, रिपीटर्स क्या करता है भैया, है ना, जो लो फ्रीक्वेंसी की दर होती है उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, तो अगर रिपीटर नहीं लगा होगा तो भी नेटवर्क की क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है, इंटरनेट की क्षमताओं पर, है ना। तो याद रखेंगे कि आपकी नेटवर्क की क्षमता पर ही निर्भर करेगा कि अलग अलग कंप्यूटरों पर किस तरीके से इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा आएगी, ठीक, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सूचना पुनः प्राप्ति सेवाएं, वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवाएं खालिस्तान सेवा के प्रकार है। देखिए, सूचना को आपको पुनः प्राप्त करना है ना, वेब मतलब वेब की सेवाएं चाहिए आपको, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब ये सब किसकी बात कर रही है, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सी सेवा है जो हमको मिलती है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम इंटरनेट ही होगा, मतलब यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। डाटा प्रविष्टि, डाटा एंट्री से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान कौन सी सेवा है भैया, ज्ञान कोई सेवा नहीं, है ना। बुद्धिमान, है ना, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी कोई सेवा है क्या, नहीं, ये तो एक अच्छी चीज है जो सबके पास में रहती है और उसका यूज भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है जो इंटरनेट पर फैले दस्तावेजों तक पहुंचने का एक तरीका प्रदान करती है। देखिए, फिर से हमारे पास में क्वेश्चन इंटरनेट के लिए ही है ना, और हमसे पूछ रहा है इस बार इनमें से कौन सी इंटरनेट सेवा है, मतलब ये सारी इंटरनेट सेवा है, तो कौन सी इंटरनेट सेवा है जो इंटरनेट पर फैले दस्तावेजों तक पहुंचने का एक तरीका प्रदान करती है ना। इंटरनेट पे क्या फैले हुए हैं, सारे के सारे सेवाएं फैली हुई है, दस्तावेज फैले हुए हैं, वहां तक हमको पहुंचना है, हमको कौन मदद करेगा इसमें से। देखिए, टेलनेट क्या है, टेलनेट सिर्फ प्रोटोकॉल है, दूर स्थित किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। एफटीपी क्या है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये एक दूसरे को मतलब वीडियो चैट के जरिए, है ना, या वीडियो लाइव वीडियो के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। तो ये तो हमारे लगते नहीं आंसर कहीं से भी, है ना, हमारा आंसर बिल्कुल यही है, वर्ल्ड वाइड वेब, www। अगर इंटरनेट से हमको कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो हमको वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। तो इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि आप ऐसे ग्रामीण इलाके में रहते हैं जहां केबल या डीएसएल, केबल भी नहीं चल रहा है भैया और डीएसएल भी नहीं चल रहा है, इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुंच सकती, तो खालिस्तान कनेक्शन आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है। देखिए भैया, है ना, ग्रामीण इलाका है, इंटरनेट हमको चलाना है या डाटा एक्सेस करना है, सूचनाएं भेजनी है, प्राप्त करनी है, और उसने पहले ही हमको बता दिया कि वहां पर क्या नहीं चलेगा, वहां पे केबल नहीं चलेगा बोले, है ना। फिर क्या बोल दिया उसने, डीएसएल भी नहीं चलेगा, है ना। तो क्या चलेगा, तो देखिए इसके ऑप्शन में हमको आंसर मिलेगा, है ना। इसने बोल दिया केबल नहीं चलेगा, तो फाइबर ऑप्टिक क्या है भैया, फाइबर ऑप्टिक भैया है एक केबल, है ना। तो ये आंसर तो नहीं, केबल तो उसने पहले ही मना कर दिया। फिर क्या बोलता है वो, डीएसएल नहीं चलेगा, तो डीएसएल नहीं चलेगा तो एडीएसएल भी नहीं चलेगा और एसडीएसएल भी नहीं चलेगा, है ना। अब क्या बच गया आपके पास, सीधे बच गया सिर्फ राइट आंसर, क्या है, सैटेलाइट। जी हाँ, है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सैटेलाइट, कि जहां केबल भी नहीं पहुंच रहा है ना, और डीएसएल भी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर हमारे लिए सैटेलाइट ही एकमात्र साधन है जिसको हम सुगमता से अपना सकते हैं और इंटरनेट सेवा या नेटवर्क सुविधा का हम लोग लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल एफटीपी और आर्ची निम्न में से किसके उदाहरण है ना। देखिए, हमने इसके पहले भी देखा, है ना, कि फाइल ट्रांसफर, ठीक है, किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, हमको ये प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। आर्ची हमने देखा कि आर्ची क्या करता है, लिस्टिंग करने के लिए, इसके लिए काम में आता है, गोफर के लिए काम में आता है, सर्च में, है ना।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये दोनों के दोनों, है ना, किसके उदाहरण है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इसके भी ऑप्शन हमारा है, वेब सेवा, सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा, वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवा। देखिए, है ना, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फाइल है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम गोफर को यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सूचना हमको आती है, सूचना हमको लिस्ट में मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल है और यहाँ पर भी क्या है, लिस्ट है या सूची है। तो ये क्या कहलाती है, कहलाएगी भैया सूचना, है ना। ये दोनों का यूज काय के लिए करेंगे, हम सूचना प्राप्त करने के लिए करेंगे, है ना। ये फाइल के रूप में हमको सूचना मिलेगी और हम सर्च इंजन पे कंटेंट डालेंगे, है ना, सर्चिंग लिस्ट आएगी, तो वहां पर भी क्या काम में आएगी, वहां पर भी क्या है, वो सूचना ही है। तो इसको प्राप्त करने की जो सेवा है, यही होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस और एम्बेडेड एचटीटीपी सर्वर के सक्षम होने पर खालिस्तान का संक्रियन होता है। देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहा है किसके लिए, आईपी एड्रेस के लिए पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस और जो हमारे पास एम्बेडेड एचटीटीपी सर्वर होते हैं वो सक्षम होने पर खालिस्तान का संक्रियन होता है ना। तो देखिए जरा इसका ऑप्शन, इसका संक्रियन होता है इंटरनेट सेवा, इंटरनेट की गति, इंटरनेट विकल्प और नेटवर्क प्रदाता, है ना। ये आईएसपी की बात कर रहा है ना, ये इंटरनेट के अलग अलग ऑप्शंस की बात कर रहा है ना, इंटरनेट की गति की बात कर रहा है और इंटरनेट की सेवा की बात कर रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या है, आईपी एड्रेस हमको चाहिए, है ना, और एचटीटीपी चाहिए, है ना। सक्षम होने पर क्या होगा, जब ये दोनों चीजें चलेगी कि आपका आईपी एड्रेस भी सही है, पहली चीज, दूसरा कि आपके पास एम्बेडेड एचटीटीपी है ना, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी आपका सही से काम कर रहा है, तब क्या मिलेगा आपको, तब आपको मिलेगी भैया इंटरनेट की सेवा, है ना। और इंटरनेट की सेवा के बाद ही आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आईपी एड्रेस आपका सही होगा, है ना, और हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बराबर काम करेगा तो ही आपको इंटरनेट की सेवा मिलेगी, अदरवाइज आप बस रिफ्रेश करते रहो, कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मेल सेवा के साथ आप अपने मेल बॉक्स में स्लाइड शो, फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आप एक ही ईमेल में 50 फाइलें या 100 MB आकार की फाइलें भेज सकती है। देखिए कुछ क्वेश्चन ना थोड़े से जब हम पहली बार सुनते हैं, है ना, तो थोड़े से हमको टफ लगते हैं, है ना। जैसे कि यही क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा ही होगा, है ना, कि हम इसको पहली बार देख रहे हैं, है ना। और वास्तव में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड है ना, क्योंकि इसमें ऐसी चीजों की बात कर रहा है जो हम नॉर्मल तौर पर एक सामान्य विद्यार्थी की बात कर लीजिए, है ना, या नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसकी बात कर लीजिए, इन चीजों का यूज कहीं पे नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन का लेवल निश्चित तौर पर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। तो इस प्रश्न का तो आंसर हम देखते हैं, लेकिन जैसा हम इसका आंसर निकालेंगे आप लोग वैसे ही अन्य क्वेश्चंस भी तैयार करके रखिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन किसके लिए पूछ रहा है, वो मेल सेवा के साथ साथ, है ना, क्या है, मेल बॉक्स में स्लाइड शो, है ना, साथ में फोटो और वीडियो देख भी सकते हो आप, है ना, और ईमेल में 50 फाइलें या 100 MB आकार की फाइल हम सेंड भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये चीज रखी है, इसमें से हमसे उस चीज के बारे में पूछ रहा है कि जैसे कि हम लोग यूज करते हैं जीमेल को, है ना, या हम यूज करते हैं किसको, रेडिट मेल को, है ना, कि हम मेल आईडी हम बनाते हैं, है ना, किसी से जीमेल की आईडी बनी है या हमारे पास रेडिट की आईडी बनी है या हमारे पास हॉटमेल की आईडी बनी हुई है, तो ये जो सुविधा है ये वहां पर हमको मिलती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमको वही की वही सुविधाएं देता है कि जो हमको जीमेल दे रहा है, जो हमको रेडिट मेल दे रहा है ना, या जो हमको हॉटमेल दे रहा है, कौन सा है ना, या हमको माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर हमारे पास में सुविधा है या सेवा है, तो वो है याहू, है ना। याहू जो होता है ये हमको वो सारी सुविधाएं देता है जो हम लोग जीमेल से एक्सेस करते हैं, है ना। जीमेल तो अभी मिला है ना, याहू और रेडिट मेल तो काफी पुराने चले आ रहे हैं, काफी लंबे समय से पहले इन्हीं को यूज करते थे, है ना। जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ 2007 में, उसके बाद से एंड्रॉइड मोबाइल बिना जीमेल के आईडीज के चलते नहीं है, इसलिए सब लोग यूज टू हो गए जीमेल के लिए, है ना। अदरवाइज इसके पहले हम यूज कर रहे थे याहू को और रेडिट मेल को ज्यादातर यूज किया जा रहा था।
है ना। तो ये सारी सुविधाएं कौन देता है हमको? याहू देता है। ठीक, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन आइकॉन कहां पर पाया जाता है? रिसाइकल बिन हमको पता ही है कि जब भी हम कंप्यूटर से कोई फाइल ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, है ना, फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो कहा जाता है वो रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है ना, वहां पर पड़ा हुआ रहता है। तो अगर आपको रिसाइकल बिन से उसको पूरा क्लीन करना है तो हमको रिसाइकल बिन में जाके एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन को चूज करेंगे तो पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जिस फाइल को डिलीट कर रहे हो वो रिसाइकल बिन में जाए ही ना, सीधे कंप्यूटर से हमेशा के लिए छूमंतर हो जाए, है ना, तब हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? जिस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस कर दीजिए, है ना। वो पूछेगा आपको यस और नो, तो आप यस कर दीजिए। वो फाइल हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से चली जाएगी, वो फिर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यहां पर हमसे पूछा है कि रिसाइकल बिन का फोल्डर कहां होता है, तो जी हाँ, इसका आंसर लगभग 70-90% बच्चों को पता ही रहता है कि रिसाइकल बिन का जो फोल्डर होता है वो डेस्कटॉप पर ही होता है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो स्क्रीन दिखती है उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, है ना। तो डेस्कटॉप जहां पर भी हो उसको आप राइट आंसर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान किसी संदेश या आंकड़ों के समूह के लिए एक अंगूठा निश्चित लंबाई वाला हस्ताक्षर का सृजन करता है। हिंदी मीडियम में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आंसर लगाने में, है ना। यहाँ तो उन्होंने अंगूठा बोल दिया, एक्चुअली वो थंब की बात कर रहा है, थंबनेल जो होते हैं उनकी बात कर रहा है ना। देखिए, खालिस्तान किसी संदेश या आंकड़ों का के समूह के लिए एक अंगूठा मतलब थंबनेल है कि एक ऐसा आइकॉन है जिसे देखकर आप पहचान लोगे कि इसमें क्या है। निश्चित लंबाई वाला हस्ताक्षर का सृजन करता है ना, कि उसके आकार भी कैसा होगा? निश्चित होगा। इसमें से वो कौन सा है वो आपको पहचानना है ना। हमारे पास है पॉपुलर की, है ना, एल्गोरिथम वाली, है ना, सीक्रेट की एल्गोरिथम, है ना, पब्लिक की एल्गोरिथम। देखिए ये तीनों ही आंसर नहीं, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? हैशिंग, है ना। हम लोग हैश यूज कर लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं? हैश लगाकर और कीवर्ड टाइप कर देते हैं और वो कैसा हो जाता है ना, कि कैसा करता है? किसी संदेश या आंकड़ों के समूह को बताने लग जाता है ना। कि हमने हैशटैग लगाया सीपीसीटी, तो उसमें सीपीसीटी 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 से रिलेटेड आएगा, और हमने एमपीपीएससी हैशटैग लगाया तो एमपीपीएससी वालों तक के जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है? उसने एक पूरे ग्रुप को बांध दिया। क्या लगाया हमने? सिर्फ हैश ही तो लगाया है ना। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सुरक्षा यह भरोसा दिलाती है कि वास्तविक उपयोगकर्ता वास्तव में सिस्टम के साथ नियत रूप से संचार कर सकता है। देखिए, खालिस्तान सुरक्षा मतलब इनमें से कोई क्या होगी? एक सुरक्षा है। यह भरोसा दिलाती है कि वास्तविक उपयोगकर्ता मतलब एक्चुअल जो यूजर है ना, में वास्तव में सिस्टम के साथ नियत रूप से संचार कर सकता है। मतलब उसको क्या मिलेगी? परमिशन मिली होगी, वही कर पाएगा भैया, है ना। तो हमको बस वही ढूंढना है इनमें से कौन सा है। एक तो है संगतता, स्थिरता, अखंडता, प्रामाणिकता और ज्यादा टिकने, ड्यूरेबिलिटी। नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है? प्रामाणिकता, है ना, ऑथेंटिसिटी, है ना। उसको क्या दिए? उसको अथॉरिटी दी है, उसको परमिशन दी है ना, उसको सारे पावर दिए, तभी तो उसको एक्सेस कर पाएगा और काम कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेरी फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फाइल फॉर्मेट और शॉर्टकट कीज अच्छे से याद करिएगा, ओ सॉरी फुल फॉर्म्स, है ना। टेम्परेरी फाइल का हमसे क्या पूछ रहा है? सिर्फ क्या पूछ रहा है? एक्सटेंशन पूछ रहा है ना। तो एक्सटेंशन क्या होगा भैया? इसका एक्सटेंशन होगा डॉट टी एम और पी, बस इतना सा है। ठीक है, टेम्प पूरा नहीं लिखना है, टीएम नहीं लिखना है, टीपीएफ नहीं लिखना है ना। क्या लिखेंगे? डॉट टीएमपी, तो ये सर्च कर लेगा। ठीक है, और टीएम जो टेम्परेरी फाइलें होती है हमारे कंप्यूटर में अनयूजेड स्पेस, जबरन स्पेस ले लेके रखती है, तो इनको हमको हटाना चाहिए, है ना। टेम्परेरी फाइलें समय समय पर हमको क्लीन करते रहने चाहिए, खासतौर पर तब जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो आपके पीसी में। कैसे अलग कर, कैसे ढूंढेंगे हम उसको? तो आप रन विंडो ओपन कर लीजिए, है ना। रन विंडो की हमने शॉर्टकट की बताई थी आपको, विंडो प्लस आर, है ना। और इसके अंदर आप क्या टाइप करेंगे? ये जो बॉक्स खुलेगा ये किसका है? रन का है। यहाँ पे आप कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे? आप लगा दीजिए पहले परसेंटेज, है ना। परसेंट के बाद आप लिख दीजिए टेम्प,
है ना, और फिर क्या लगा दीजिए, फिर से आप लगा दीजिए परसेंटेज, है ना, और इसमें क्या करेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर की सारी टेम्परेरी फाइलें वो ढूंढ के दे देगा, आप उनको सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, है ना, ताकि उतना स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि बेसिकली ये जो स्पेस होता है और यूजर होता है ना हमारे काम का है ना उसके काम का है, पर लोड होने पर हार्ड डिस्क स्लो जरूर चलती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो हम जो बात कर रहा है वो ओपन ऑफिस की, ओपन ऑफिस जो लोग यूज करते होंगे उनको पता होगा, है ना। ओपन ऑफिस एक तो फ्री है ना, ओपन सोर्स है, मतलब इसके पैसे नहीं लगते हैं, है ना। हम लोग यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम ज्यादातर एमएस ऑफिस यूज करते हैं, ओपन ऑफिस हम लोग यूज नहीं करते, है ना। हम लोग को करना चाहिए थोड़ा थोड़ा यूज। तो यहाँ पर बात किसी कर रहा है, राइटर की। तो आपको बता दे कि ओपन ऑफिस में जो राइटर है एमएस ऑफिस में वही एमएस वर्ड है ना। एमएस वर्ड जो होता है इसमें हम जो काम करते हैं वही काम किसमें होते हैं, ओपन ऑफिस के राइटर में। तो हमसे राइटर का जो डॉक्यूमेंट फाइल है इसका क्या पूछ रहा है, एक्सटेंशन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डीओसी लिखा हुआ है, ये तो आपके एमएस वर्ड का हो गया 2003 और इसके पहले के जितने भी हमारे पास ऑफिस पैकेज है उसमें, है ना। यहाँ पे राइटर के लिए पूछ रहा है तो राइटर के राइट आंसर क्या होगा, ये ओडीटी डॉट ओडीटी, है ना, किसका है, राइटर का, ओपन ऑफिस में फाइल फॉर्मेट, है ना। तो इसको याद रखिएगा, हम याद ही रख सकते हैं अगर हम चलाते नहीं है तो, है ना, तो याद रख लीजिए इसको, है ना। वही अगर एक्सेल की बात करेंगे, ओपन ऑफिस में जो एक्सेल हमारे जो एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है वही ओपन ऑफिस में उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सेल का उसका नाम हो जाएगा कैल्क। ठीक है, तो उसको वहां पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल का एसवीजी फाइल फॉर्मेट होता है। एसवीजी मतलब स्केलेबल, है ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, इसको याद रखिएगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है। किसका होता है भैया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राफिक स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ग्राफिक कहाँ यूज में आते हैं, चित्रों में, इमेजेस में, है ना। तो यहाँ पर जहां पर भी चित्र या इमेज दिखे उसको लगा दीजिए राइट आंसर, सिंपल, है ना। और एसपीजी इमेज कौन सी होती है, ग्राफिक्स कौन सा होता है, देखिए एक होता है वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक में क्या होता है कि कोई भी इमेज बहुत स्पष्ट बना सकते हैं हम लोग, स्पष्ट दिखेगी, बिल्कुल क्लियर, है ना। अब वो जो वेक्टर इमेज है उसको हम लो क्वालिटी में जब जनरेट कराते हैं, उसी की कॉपी बना रहे हैं हम, लेकिन लो क्वालिटी में बना रहे हैं, है ना, तो वो कहलाती है हमारी एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, है ना। तो इसको याद रखेंगे, चित्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड बाय मोड के बारे में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टैंड बाय मोड तो हमको पता ही है कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, है ना, हमको थोड़ा सा कहीं जाना है या दूर जाना है ना, या हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमेशा कैसे मिले, हमको रेडी, हमेशा रेडी मिले, तो हम उसको स्टैंड बाय मोड पर डालकर चले जाते हैं, है ना। स्टैंड बाय मोड पर जाने से क्या होता है, बस वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है ना, क्या राइट आंसर होगा। सही नहीं है पूछ रहा है, ये याद रखना है ना। विद्युत की खपत नहीं करता, ये सही है ना। फिर है, हाइबरनेट मोड से अधिक विद्युत की खपत करता है। जो हाइबरनेट मोड होता है उससे अधिक विद्युत की खपत करता है, तो हाँ करता है, उससे अधिक होती है, क्योंकि हाइबरनेट में ना पूरा ही सो जाता है वो। फिर है, कंप्यूटर बंद नहीं होता, कंप्यूटर बंद नहीं होता, ये सही है क्या, हाँ ये सही है ना। फिर है, अस्थिर मेमोरी में वर्तमान कार्य को स्टोर करता है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं करता है ना। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है। ये बोल रहा है वोलेटाइल मेमोरी में वर्तमान कार्य को स्टोर करता है। अरे भैया रैम में क्यों स्टोर करेगा वो किसी भी काम को, नहीं करेगा, है ना। ये कथन कैसा है, गलत। बाकी जो कथन है ये सही है कि आपकी विद्युत की खपत नहीं करेगा, तो हाँ नहीं करेगा, है ना। हाइबरनेट मोड से अधिक विद्युत की खपत करता, तो हाँ हाइबर, देखिए जैसे कि हमारे पास में क्या होता है स्टैंड बाय मोड, है ना, ऐसे में क्या मिलता है हमको, एक स्लीप मोड मिलता है, एक हाइबरनेट, है ना। तो हाइबरनेट में क्या होता है, जो हाइबरनेशन होता है उसमें तो पूरा कंप्यूटर आपका सो जाता है, पूरा हार्ड डिस्क सब बंद कर लेगा, सीपीयू बंद कर लेगा, हर एक चीज बंद कर लेता है, उसमें बिजली खपत बहुत कम होती है, नॉमिनल होती है ना। तो वो तो आंसर नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ उससे थोड़ी सी बिजली ज्यादा खपत करता है। बंद
नहीं होता है ना। ये वाला आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि स्टैंड बाय मोड का कोई फीचर नहीं है, तो वो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि अपने एक से अधिक प्रिंटर स्थापित किए हुए, यदि आपने एक से अधिक प्रिंटर स्थापित किए हुए हैं, तो आप इन प्रिंटरों में से डिफॉल्ट प्रिंटर की पहचान कैसे करेंगे, है ना। होता है कि कई ऑफिसों में एक से ज्यादा प्रिंटर होते हैं, है ना। मल्टीपल काम के लिए कलर प्रिंटिंग के अलग है, हेवी ड्यूटी के लिए अलग है, थोड़े से काम के लिए अलग प्रिंटर रखा हुआ है, अपने रफ काम के लिए अलग प्रिंटर रखा हुआ है ना। या फिर हो सके बड़ा ऑफिस हो आपके पास में, तो अलग अलग टेबल पे अलग अलग प्रिंटर्स रखे हुए, सारे प्रिंटर कहाँ नेटवर्क में जुड़े हुए, है ना। तो उनको आप कैसे पहचानोगे कि इस कंप्यूटर पे कौन सा प्रिंटर बाय डिफॉल्ट रूप से है जिस पर हम प्रिंट देंगे और चला जाएगा, है ना। मल्टीपल प्रिंटर कनेक्टिविटी में हमको ये चेक करना ही होता है कि हम किस प्रिंटर पर प्रिंट दे रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि इस समय जिसको हम बाय डिफॉल्ट सेट करेंगे उससे प्रिंटर जाएगा। तो कैसे हम पता करेंगे, और बस देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रिंटर द्वारा दस्तावेज का मुद्रण करें। नहीं भैया, ऐसा क्यों करेंगे। प्रिंटर के पावर बटन का रंग जांचे, नहीं, ये हमको नहीं पता चलेगा उससे, है ना। फिर प्रिंटर एंड फैक्स फोल्डर में प्रिंटर की प्रॉपर्टी, प्रिंटर पर टिक मार्क सही का निशान जांच करें। हाँ ये सही है ना। हम कहा जाना है, हमको कंट्रोल पैनल में जाना है ना। यहाँ हम स्टार्ट, अगर हम 7 यूज कर रहे हैं, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम 7 यूज करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करो तो प्रिंटर एंड फैक्स का ऑप्शन हमको मिल जाएगा। उसमें हम जैसे गए, है ना, वहां पे हमको मिल जाएगा क्या, फोल्डर, है ना। इस फोल्डर में क्या सारे प्रिंटर दिखेंगे जितने प्रिंटर हमारे पास अटैच है उस कंप्यूटर से या नेटवर्क पे, है ना। उसमें से किसी एक प्रिंटर पे क्या होगा, ग्रीन का निशान ऐसा लगा होगा प्रिंटर पे, है ना, या प्रिंटर का नाम लिखा होगा। तो जिस प्रिंटर पे ग्रीन का निशान लगा हुआ है वही प्रिंटर इस कंप्यूटर पे बाय डिफॉल्ट प्रिंटर होगा। तो चेक मार्क हमको चेक करना रहेगा, है ना। जिस पे लगा है तो बढ़िया है। जैसे हम कंट्रोल पी भी लगा, कंट्रोल पी लगाने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आता है हमारे पास में, वहां पर भी ड्रॉप डाउन एरो रहती है, उस पर क्लिक करते तो सारे प्रिंटर आ जाते हैं। उसमें जिस प्रिंटर पे हमको इंडिविजुअल प्रिंट देना है वहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर होगा वही सेलेक्ट होगा, है ना। उस पर आपको ग्रीन मार्क मिल जाएगा राइट के निशान का, ठीक, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर एक खालिस्तान उपकरण है। ये तो बहुत कठिन सवाल लग रहा है क्या। प्रिंटर एक खालिस्तान उपकरण है, सभी को पता है। प्रिंटर कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है ना, जो हम कंप्यूटर से हार्ड कॉपी लेने के लिए काम में आता है। अभी ये पूरा का पूरा वीडियो प्रिंटर पर लेकर आएंगे, तो उसमें इंपेक्ट, नॉन इंपेक्ट प्रिंटर, उनके सारे टाइप्स और किस प्रकार से वो काम करते हैं, है ना, कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, है ना, क्या क्वालिटी होती है उनकी, क्या गति होती है ना, किस किस पर्पस के लिए काम में आते हैं, वो सारा कुछ एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। तो पूरा प्रिंटर से बनने वाले सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, आउटपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एवी सॉफ्टवेयर को किस और नाम से जाना जाता है। मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस और नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है एंटी मेलवेयर, एंटी बगवेयर, एंटी हैकर, एंटी ट्रोजनवेयर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या है भैया, वायरस है ना। अब वायरस को और किसी नाम से जाना जाता होगा, ये अगर आपको पता है तो इसका आंसर लग जाएगा, है ना। भाई एंटीवायरस है तो उसमें भी वायरस है। वायरस को हम किसी और नाम से जानते हैं क्या, तो हाँ जानते हैं। जितने भी वायरस होते हैं इनका एक ग्रुप होता है पूरा का पूरा, है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मालवेयर, है ना। तो इसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये है आपके पास में पहले वाला आंसर सही, ठीक है। वायरस का ही एक और नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर व्याकरण त्रुटि को खालिस्तान रंग के साथ रेखांकित किया जाता है ना। MS वर्ड की बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है ना। हम लोग जब भी कुछ टाइप करते हैं तो उसमें व्याकरण की त्रुटि के लिए बोल रहा है, मतलब ग्रामर की एरर के लिए, है ना। किस रंग की आपको नीचे लाइन मिल जाएगी, कि मान लो हमने कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे ऐसी लाइन आ जाए तो वो किस रंग की आएगी, है ना, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है लाल, हरा, पीला और नीला। देखिए लाल वाला किसके लिए आता है, लाल वाला आता है स्पेलिंग अगर गलत होगी तब आएगी, है ना। यहाँ पे व्याकरण के लिए पूछ रहा है तो व्याकरण के लिए हरा वाला आंसर सही है, सेकंड नंबर का, है ना। ग्रीन लाइन आएगी अगर व्याकरण में एरर होगी तो, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए ग्रीन लाइन आएगी, है ना। पीला किसी भी लाइन के लिए नहीं आता है ना। हाँ नीला आता है। नीला कहाँ पे आता है, जब हमारे पास सेंस
प्रॉपर नहीं निकलता है तब नीचे ब्लू लाइन आ जाती है, नीली लाइन आती है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, व्याकरण के लिए है तो वो ग्रीन ही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो लैन का पूर्ण रूप भी है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सभी को पता है लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीन तरीके के नेटवर्क है हमारे पास में, एक लैन, मेन और वेन, है ना। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे स्तर पर हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट निम्नलिखित फाइल स्वरूपों में से किससे संबंधित है ना। हमसे क्या पूछ रहा है भैया, वो एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, है ना। यहाँ पे क्या रखे हुए, सारे के सारे एक्सटेंशन रखे हुए है ना। तो एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन हमको पता है कि .doc, ये क्या है 2003, है ना, मतलब एमएस ऑफिस पैकेज 2003 और इसके पहले का है। अब इसके बाद का क्या होगा, हमारे पास है .doc और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा भैया, .docx। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा है, तो दोनों में से ये वाला है ना। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा docx। अगला क्वेश्चन है वे मूल क्षेत्र कौन से है जहां सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का उपयोग निम्नलिखित विकल्पों में से नहीं किया जा सकता, है ना। हमसे पूछ रहा है कि कहां नहीं कर सकते, वो आपको बताना है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है भैया, जब हम घात लगाते हैं, है ना, तो दो की घात दो लगा दी हमने। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम नीचे की तरफ, है ना, मतलब अगर सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो हमने कैसे लिखा, मान लो 15, ये क्या लगाया हमने, सबस्क्रिप्ट, है ना। अगर हम बात करना है क्या की सबस्क्रिप्ट की, तो हमने लिख दिया यही H2O लिख देते हैं, है ना। ये 2 नीचे आया, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट। तो देखते हैं कहां पर नहीं कर सकते हम लोग। फार्मूलास में कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये देखो मैथ्स के फॉर्मूले के, है ना। गणितीय एक्सप्रेशन में कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं, है ना। हम लोग रासायनिक यौगिक में कर सकते हैं कि, तो हाँ देखो हमने किया हुआ है ना। तो ये तो हम कर सकते हैं, है ना। क्या नहीं कर, काय में नहीं कर सकते, हम इमेजेस में नहीं कर सकते, किसी भी चित्र में नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इमेजेस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यदि आप टेक्स्ट को चमकदार रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं तब आप किसका उपयोग करेंगे, हमें टेक्स्ट को क्या करना है भैया, आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि हम कॉपीज में करते हैं, हमारे नोट्स में करते हैं, हाइलाइटर यूज करके जो पर्टिकुलर कोई शब्द या कोई लाइन होगी, सेंटेंस होगा, वो हमको जल्दी से दिख जाए, जल्दी से याद हो जाए, है ना। या बात जब भी हम खोले तो हमको हाईलाइट हो, ताकि रिवाइज होते रहे बार बार, है ना। एक्चुअली पढ़ो आप कितनी भी बार, रिवाइज कई बार करना होता है, तब हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट तैयार होता है। तो हम लोग हाईलाइट का वहां पर इसलिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है उसको, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट का ही चुनाव करेंगे भैया, है ना। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। कहाँ मिलेगा ये हमको होम टैब में मिल जाता है टेक्स्ट हाईलाइटर, है ना। बस टेक्स्ट हाईलाइट कर लो, हो गया। साइड में क्या होगा, तो पीछे की तरफ आएगी परछाई, है ना। टेक्स्ट इफेक्ट में तो हमारे पास वही है कि आपने उसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, सबस्क्रिप्ट कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ये इफेक्ट्स के अंतर्गत। फॉन्ट कलर में तो जब में टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, सिर्फ हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट का ऑप्शन हमारे को मिलता है होम टैब में ही है एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन पहचानना है। तो सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए पहला है, जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रत्येक पेज के अंत में वर्ड अपने आप एक पेज ब्रेक इंसर्ट करता है। हाँ भैया ये सही है ना। जैसे हम कोई हमने नई फाइल बनाई, हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करते थे, टाइप करते करते हम लोग चले चलते, है ना, नया पेज अपने आप जुड़ते चलता है। तो वो कहां से होता है, वो अपने आप एमएस वर्ड जोड़ देता है। ठीक है, फिर है हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी मैनुअल रूप से पेज ब्रेक जोड़ सकते हैं। तो हाँ भैया हम जोड़ सकते हैं, है ना, मैनुअली जोड़ सकते हैं ना हम लोग, है ना। पेज ब्रेक की शॉर्टकट या तो पेज ब्रेक हम लगा देंगे, है ना। ये पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और एंटर, है ना। कंट्रोल एंटर करेंगे आपका पेज जुड़ते चलेगा, जितने बार कंट्रोल एंटर करेंगे उतने बार पेज ब्रेक आपका होते रहेगा, जहां चाह वहां से। मान लो हमने एक शब्द लिखा है, उसके बाद हमने एंटर करके कंट्रोल एंटर किया तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हम कर सकते हैं।
हम हमेशा एक ऐसे पेज ब्रेक को हटा सकते हैं जिसे हमने जोड़ा है। हाँ तो हाँ, जिस भी पेज को हमने जोड़ा है हम उसको हटा सकते हैं, है ना, बिल्कुल ये सही है। अगला है, वर्ड प्रत्येक पेज के अंत में जो अपने आप जोड़ता है हम उसे हटा सकते हैं, तो नहीं भैया, उसको हम नहीं हटा सकते, है ना, कि वर्ड प्रत्येक पेज के अंत में जो अपने आप पेज जोड़ता है उसे हम हटा सकते हैं क्या, तो नहीं, उसे हम नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैन्युअली नहीं हटा सकते, है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो भैया यही वाला गलत है ना। जो हमने जोड़ा है उसको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन जो उसने जोड़ा है उसको हम लोग नहीं हटा सकते, है ना, फिर हमको सारा टेक्स्ट वगैरह सब मिटाना पड़ेगा तब हटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो पेज को हमको खाली करना पड़ेगा तब हटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बाइट द्वारा कितने प्रतीकों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक बाइट होता है ना भैया, है ना, एक बाइट हमको पता ही है ना, जैसे बिट होती है हमारे पास में, ये बिट है ना, और जब ये बिट कितनी हो जाएगी भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये क्या बनी आपकी, एक बाइट बनी, है ना। तो ये कितने प्रतीकों को होल्ड कर सकती है, कितने, हमारे पास 64 है, 128, 256 और 512। इसका राइट आंसर है 256 कैरेक्टर्स, ये प्रतीकों को क्या कर सकता है, एक जो बाइट होता है ये होल्ड कर सकता है या उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है ना। इसको भी याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा इंटरफेस सीडी रोम और अन्य डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देता है। प्रश्न हमेशा पूरा पढ़िएगा भैया, है ना, कि आखिरी में लिखा रहता है करना है कि नहीं करना है ना, हम शुरू का पढ़ के और आंसर लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जरूर है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस सीडी रोम और अन्य डिस्क ड्राइव, है ना, हार्ड डिस्क भी बोल दिया, और अन्य डिस्क मतलब हार्ड डिस्क भी है ना, फ्लॉपी डिस्क भी है, अन्य डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देता, मतलब जिसमें हम नहीं जोड़ सकते। पहला ऑप्शन है साटा, तो भैया साटा में हम जोड़ सकते हैं, अभी जितनी भी हार्ड डिस्क आ रही है सारी की सारी साटा है ना, तो ये आंसर सही होगा। SCSI, हाँ तो SCSI में भी हम लोग हार्ड डिस्क, है ना, या राइट डीवीडी राइटर्स वगैरह हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना, तो ये आंसर भी सही होगा, है ना। ID और आटा, ID आटा भी ये भी सही है, जो हम पहले के हार्ड डिस्क यूज करते थे इसका ID चपटा ग्रे कलर का बेल्ट होता था, है ना, तो वाला जो हमारे पास केबल हम यूज करते थे वो ID केबल ही होता था, तो वो ID हार्ड डिस्क हमारे पास में आती थी, या ID डीवीडी राइटर भी आते थे, है ना, तो ये आंसर भी सही होगा, है ना। ये आंसर गलत है ना, ऐसा कोई पोर्ट हम लोग यूज नहीं करते जिसमें कि ये वाले इक्विपमेंट्स हम लोग कनेक्ट कर पाए, है ना। तो हमसे पूछ रहा है नहीं के लिए, तो इसका आंसर होगा ये वाला, है ना, कि हम इसको उपयोग नहीं लेके आते। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार हमसे पूछा है ना। फ्लॉपी डिस्क जो होती है हमारे कंप्यूटर हम लोग जैसे यूज करते हैं, तो हमने देखा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं भैया, एक होती है हमारे पास में 3 सही 1/2, ये क्या है भैया, इंच की होती है ना। फिर एक क्या होती है 5 सही 1/4, ये भी क्या होता है, इंच, और ये क्या होती है 8 इंच, है ना। इतने इंचेस की हमारे पास से इतने जो आकार होता है उसका इस आकार में ही आती है ना। हमसे प्रश्न किसके लिए पूछ रहा है, वो आकार के लिए ही पूछ रहा है ना। तो अब देखो ये जहां पे ऑप्शन दिखे आपको उसको राइट आंसर लगा दो। 5 सही 1/2 और 3 सही 1/4, ये तो सही है, पर सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, अल्टी पल्टी कर दिया, ये नहीं होगा। 5 से 1/4 और 3 सही 1/2, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये सेंटीमीटर बोल रहा है ना, और हमारी फ्लॉपी कैसी होती है, इंचेस में होती है, ये नहीं होगा। फिर बोल रहा है 5 सही 1/3 इंच और 3 सही 1/4 इंच, तो ये फिगर में गलत है, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर है 5 सही 1/4 और 3 सही 1/2 इंच, तो ये आंसर सही है ना। तो 5 सही 1/4 मतलब ये, और 3 सही 1/2 मतलब कि ये, तो ये दोनों ऑप्शन वहां पर रखे हुए हैं और ये कैसे है, सही है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अगली विंडो में से कैसे स्विच करें जब एक से अधिक विंडो खुली हो, है ना। वर्तमान विंडो से अगली विंडो में कैसे स्विच करें जब एक से अधिक विंडो खुली हुई है।
विंडो स्विच करने के शॉर्टकट की तो हमको पता ही है ना, हम क्या यूज करते हैं, आल्ट और टैब यूज करते हैं, है ना। दूसरी हम क्या यूज करते हैं, विंडो की प्लस टैब यूज करते हैं। ये दो हो गई विंडो में हमको स्विच करने के लिए। अब यहाँ पर तो इनमें से कोई भी नहीं दी गई है ना। जब इनमें से कोई भी नहीं दी गई है तो यहाँ पे जो विंडो लिखा है ये प्रश्न पूछ रहा है एमएस ऑफिस के लिए। हम लोग दो ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, या एमएस ऑफिस पैकेज में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो विंडो बोल रहा है किसकी है, ये एमएस ऑफिस की। आप वो वर्ड की भी हो सकती है और एक्सेल की भी हो सकती है ना। कि मान लो आपने एमएस वर्ड की दो विंडो खोली हुई है तो उनमें आपस में स्विच करना, बाकी दुनिया की चीजें खुली हुई है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, है ना। बाकी में अगर स्विच करना होगा आपको तो हम आल्ट प्लस टैब या विंडो की प्लस टैब यूज कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शन दिए हैं ये एमएस वर्ड और एक्सेल के ही अकॉर्डिंग है। जब एमएस वर्ड की दो विंडो खुली हुई है कि आपने एमएस वर्ड की एक फाइल खुली, फिर आपने एमएस वर्ड की एक फाइल खुली, है ना, दोनों को आप मिला के डाटा कुछ तैयार कर रहे हो। सिर्फ एमएस वर्ड के दो फाइलों के बीच में या एमएस वर्ड के दो विंडो के बीच में अगर आपको स्विच करना होगा तब कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे वो यहाँ पर हमसे पूछी गई, है ना। हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट प्लस F6 और कंट्रोल प्लस F6, है ना। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F6, है ना। तो ये एमएस वर्ड के दो विंडो के बीच में आपको स्विच करने के लिए देगी, है ना। वही अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, है ना, और एक्सेल की एक से ज्यादा विंडो खुली हुई है तब दो एक्सेल की सीटों के बीच में, दो एक्सेल की वर्क बुकों के बीच में भी आप इसको स्विच कर सकते हो। वर्क बुक बोला हूं मैंने ना, मतलब दो फाइलें अलग अलग होगी तो उनके बीच में भी आप इससे इस कमांड से स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कैमरों में निम्नलिखित में से क्या होता है ना। हम लोग कैमरे यूज ही करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है बस बता दीजिए। हमसे पहला पूछ रहा है समानांतर 36 पिन पोर्ट, है ना, मतलब पैरेलल पोर्ट होते हैं, फिर है VGA पोर्ट, फिर है PS2 पोर्ट और फिर है फायर वायर पोर्ट। जो पैरेलल पोर्ट होते हैं, है ना, इसमें 36 पिन है, डाटा का जो ट्रांसफर रेट है कम है ना। VGA पोर्ट जो होता है इसे तो डिस्प्ले जाएगा सिर्फ, है ना, सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज में आएगी, यहाँ पे काम में हमारे नहीं आएगा। PS2 पोर्ट इससे हम कोई डिवाइस वगैरह हमको कनेक्ट करना तो हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसका भी ट्रांसफर रेट कैसा होगा, कम होगा। हम जो डिजिटल कैमरे होते हैं या आधुनिक युग में जितने भी कैमरे हम लोग यूज करते हैं इनमें रिकॉर्डिंग जब की जाती है या फोटो कैप्चर की जाती है ये फाइल बहुत बड़ी बनती है, वीडियो की फाइल या फोटो की फाइल बहुत बड़ी बड़ी बनती है। उन फाइलों को तेजी से कंप्यूटर में ट्रांसमिट करना है आपको या अन्य के डिवाइस में ट्रांसमिट करना है तो हमको उतनी ही स्पीड का केबल और पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम लोग यूज करते हैं उस केबल हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो होता है फायर वायर, है ना। तो हमको फायर वायर जब हम केबल यूज कर रहे हैं तो हमको फायर वायर पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। फायर वायर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं ना, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, IEEE 1394, है ना। ये क्या है, ये फायर वायर का ही एक नाम है ना। जब हम हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो वो जो केबल यूज करते हैं वो भी फायर वायर ही होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्पीकर से आने वाली ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपकरण संकेत प्रदान करता है ना। कि कंप्यूटर स्पीकर है आपके पास में, है ना, उसमें से आपको ध्वनि आ रही है तो ये जो स्पीकर में से ध्वनि जो आ रही है उसको उत्पन्न करने के लिए आपको किस उपकरण की जरूरत पड़ेगी, है ना, या कौन सा उपकरण आपका ये काम आसान कर देगा। हमारे पास ऑप्शन है साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, संगीत कार्ड और मेमोरी कार्ड, है ना। मेमोरी कार्ड तो स्टोरेज में काम में आता था, ये नहीं बनेगा। संगीत कार्ड कुछ नहीं होता कंप्यूटर। ग्राफिक्स कार्ड, है ना, जो हमें पोर्ट्स वगैरह के रहते हैं, गेम वगैरह हम खेलना तब हम लगाते हैं तो देखने के लिए हो गया, यहाँ तो बात ध्वनि की हो रही है। साउंड कार्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। साउंड कार्ड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो स्पीकर है उसको हम साउंड कार्ड में ही प्लग करते हैं, है ना, और तब हम सुनते हैं म्यूजिक को या जो भी हमको सुनना होगा, है ना। तो साउंड कार्ड ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो बैंक चेक पढ़ता है
बैंक चेक पढ़ता है वो कौन सा डिवाइस है, बस ये पूछा है ना। तो बैंक चेक को में हमने इसके पहले ही बात किया था, MICR कोड होते हैं, मैग्नेटिक इंक वाले जो कोड होते हैं ना, जो किस पे आधारित होते हैं, मैट्रिक्स पर आधारित होते हैं, है ना। उनकी जो इंक होती है कैसी होती है, मैग्नेटाइज की हुई रहती है, तो एक विशेष आकृति में है ना। और मैग्नेटाइज इंक है, उनको पढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, MICR की जरूरत पड़ेगी, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, है ना। तो बस याद रखेंगे उसको, कौन सा ऑप्शन होगा, ये पहले ही वाला है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो बस इसी को याद रखेंगे। तो चेक पर होते हैं नंबर सामने की तरफ, वो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करने वाले कुछ डिजिटल कैमरा इस मानक का उपयोग करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहाँ पे भी आ गया IEEE, है ना। किसका यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग मानक जो कैमरा, हम लोग जितने भी कैमरे यूज करते हैं, है ना, उसमें कनेक्शन के लिए, है ना, ये याद रखना कि ये कहाँ पे काम में आएगा, ये वायरलेस पे ही काम में आएगा। वायरलेस से अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं तब, है ना। और वो जो मानक होता है वो कौन सा मानक है, वो ये है IEEE 802.11, है ना। इस नंबर्स को आप याद रख लेंगे अच्छे से, है ना। जितनी वायरलेस डिवाइसेस होती है, चाहे हम वायरलेस लैन यूज कर रहे हो, है ना, ये वायरलेस हम नेटवर्क बना रहे हो, वहां पर इसी को देखा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारकर्ता और संस्थापक कौन है। www मतलब यह वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इनकी स्थापना किसने करी थी, इनकी स्थापना उन्होंने करी थी जिनने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया, है ना। दोनों ही नाम एक ही है, तो कौन है वो, देखिए हमारे पास ऑप्शन है बिल गेट्स, है ना, टिमोथी बिल, टिम बर्नर्स-ली, है ना, और एन रसेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया टिम बर्नर्स-ली। इन्हीं ने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसका विकास भी किया, उसके फिर कोड लिखे गए और फिर उसके बाद हमको वर्ल्ड वाइड वेब भी इन्होंने ही दिया, है ना। तो इसको याद रखेंगे। और सबसे पहला जो हमने वर्ल्ड वाइड वेब का परीक्षण किया था, है ना, या इंटरनेट का सबसे पहला जो परीक्षण किया था वो ARPANET में किया था, है ना। और ARPANET विश्व का पहला नेटवर्क है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, न्यूज ग्रुप पर उत्तरों वाले एक संदेश को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है ना। कि जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो कहीं क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से कोई आंसर आया उसमें, है ना, उस ग्रुप के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। हमारे पास में पोस्ट नहीं कहते, सूची नहीं, लिस्ट भी नहीं होती, है ना, टिप्पणी कमेंट भी नहीं होती है, थ्रेड उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो उत्तर आता है कि कोई प्रश्न पूछा गया कि यार ऐसा ऐसा कोई घटना घटी है, क्या कारण हो सकता है, तो वो जो आंसर आता है वहां पे उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेड, है ना, उसको थ्रेड बोलते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर वेबसाइट के पास खालिस्तान होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के बाकी के पेज खुलते हैं। देखिए अधिकतर वेबसाइट के पास में ऐसा क्या होगा जिससे बाकी के वेब पेज खुलेंगे, क्या होता है भैया, है ना, जिससे बाकी के वेब पेज खुले, है ना। किसी वेबसाइट के पास में ऐसा क्या होगा जिससे बाकी के वेब पेज खुले, तो बाकी के वेब पेज खुलने के लिए कोई वेब पेज पहले से चाहिए, है ना। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होम पेज, है ना। कि सारी वेबसाइट के पास में क्या होगा, एक होम पेज होगा। जैसे आप होम पेज पे चले गए तो उस वेबसाइट के बाकी पेज के लिंक कहां पर है, उसके होम पेज पर है, बस बटनें बनी हुई, आप क्लिक करते चलिए और जंप करते चलेंगे हम अगले पेज के ऊपर, तो होम पेज होगा। किसी वेबसाइट के सारे आपको वेब पेज कहां मिलेंगे, होम पेज पर ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी ऐसी साइट पर निर्देशित होने की इच्छा रखते हैं जिसे आप अक्सर उपयोग करते हैं, तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको खालिस्तान करना चाहिए। ठीक है, हमसे बोल रहा है वो कि आप वेबसाइट यूज करते हैं, है ना, एक कोई वेबसाइट होगी जिस पर आपको बार बार जाना है, टाइप करना है और बार बार जाना है, तो आपको हर बार ऐसा ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, है ना। कि मान लो कि हमको CPCT की साइट पर जाना है, MPPSC की साइट पर हमको जाना है, अपडेट्स चेक करने हैं, या PEB की साइट पर हमको अपडेट्स प्रॉपर्ली चेक करते रहे, तो बार बार हम वहां जाकर www.cpct.com ऐसा टाइप बार बार तो हम नहीं करेंगे, है ना, या org.net ऐसा बार बार टाइप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग उसका एक बुक मार्क बना लेंगे, है ना। बुक मार्क का ऑप्शन हर एक वेब ब्राउजर पे आपको मिलता है। वेब ब्राउजर चाहे गूगल क्रोम यूज कर रहे हो,
फायरफॉक्स मोजिला यूज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, या आप सफारी यूज कर रहे हो, है ना, इन्हीं में आपको जहां पे हम एड्रेस टाइप करते हैं वही साइड में, है ना, आपको मिल जाएगा, या तो इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, या सीधे लिखा हुआ आ जाएगा ऐड करने के लिए, तो बस आप उस पर ऐड कर दीजिए उसको। तो अगली बार क्या होगा, आपके पास जो आपका वेब ब्राउजर होगा, है ना, उसी पे नीचे यहाँ पर आपको क्या दिख जाएंगे, पट्टीज मिल जाएगी कि ये साइट अलग है, ये साइट अलग है। हम जैसे आपने वेब पेज वेब ब्राउजर खोला, बस इस पे क्लिक करना है आपको और वाला पेज कैसा खुल जाएगा, है ना। ये क्या होते हैं, सारे के सारे ये बुक मार्क्स होते हैं, तो बुक मार्क्स जहां भी हो इसे राइट आंसर लगा दीजिए। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं तो ज्यादा आसान है, तो आप लोग भी बुक मार्क्स यूज करें, ज्यादा बहुत बार बार सर्च हमको नहीं करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुति दृश्य नहीं है। प्रस्तुति दृश्य, है ना, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहा है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ही हम लोग लगाते ना, तो कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन का दृश्य नहीं है, बस वही पूछ रहा है हमसे। और ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर तो होता है उसमें स्लाइड को सॉर्ट करने के लिए। नॉर्मल तो नॉर्मल भी होता है ना। स्लाइड मास्टर नहीं, स्लाइड मास्टर नहीं होता है ना। और आउटलाइन व्यू, हाँ ये होता है। तो हमसे क्या पूछा है, क्या नहीं होता है पूछा है, तो स्लाइड मास्टर नहीं होता है ना। किसके लिए पूछ रहा है हमसे, वो प्रस्तुति दृश्य मतलब प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहा है। वैसे तो स्लाइड मास्टर पावर पॉइंट में होता है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन में नहीं होता है। ये उससे में हमको मिलेगा कि हम एक कोई ऐसे मास्टर स्लाइड तैयार कर रहे हैं जिसके कंटेंट सारी स्लाइड पर दिखे, है ना, तब हम स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं वहां पर, है ना, डिजाइन करते समय। लेकिन जब प्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हैं तब हमको ये स्लाइड नहीं दिखेगी। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग खालिस्तान संपीड़ित करने के लिए किया जाएगा। संपीड़ित मतलब कि कंप्रेस, है ना, कि इसका उपयोग कौन सी फाइल को कंप्रेस करने के लिए किया जाएगा। हाँ बताइए, कौन सी फाइल को कंप्रेस करने के लिए जाएगा। ये क्या है भैया, इमेज का फॉर्मेट है। जेपीजी क्या है, इमेज की फाइल एक्सटेंशन है ना। तो ये किसको करेगा, ये इमेज को ही करेगा, है ना। इसमें देखो इमेज कहां पर है ना, डाक फाइलें, ध्वनि, संगीत, छवि, है ना। छवि का मतलब क्या होता है, छवि का मतलब होता है इमेज या चित्र, है ना। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए, मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग, कुंजी संयोजन क्या है ना, कि मैक्रो की शॉर्टकट की पूछ रहा है हमसे डायरेक्ट। मैक्रोस क्या होते हैं भैया, देखिए मैक्रोस का यूज हम क्या करते हैं कि मान लो हमको 100-200 पेज तैयार करने हैं, है ना, तो सब में एक जैसी सेटिंग होगी। तो हम जब एक पहला पेज सेट करेंगे, मोस्टली इसका यूज एमएस एक्सेल में करते हैं हम लोग, हालांकि वर्ड में भी होता है। तो एक जो सीट हम तैयार कर रहे हैं, तो मैक्रोस हम सीट में फॉर्मेटिंग जो देने वाले हैं, ये फॉर्मूले जितने भी हम देने वाले हैं, हमने एक बार ऑन कर दिया उसको मैक्रोस को, अब हम इसको सेट कर लेंगे, है ना। तो इसमें जितनी हमने सेटिंग अप्लाई की है उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा, सेटिंग्स को रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। फिर उस सेटिंग्स को हम सारी सीट पर अप्लाई कर देंगे। मतलब एक सीट हमको सेट करने में 1 घंटा लग गया, तो बाकी हमको सीट सेट करने में समय नहीं लगेगा, बस हम क्लिक करके अप्लाई करना है, हो गया, है ना। विद इन सेकेंड हमारी सारी स्लाइडें, सारी जो सीट्स है तैयार हो जाएगी, है ना। वहां मैक्रो का यूज करते हैं और हम लोग करना भी चाहिए, समय बचता है। तो मैक्रो की शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो हमको पता है मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt प्लस F8 होती है मैक्रो की शॉर्टकट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन आर्गुमेंट्स में मान को जोड़ने या आर्गुमेंट्स के सभी संदेशों में मानों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ना। देखिए भैया यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, वो जोड़ने के लिए, यहाँ पे बात किसी कर रहा है जोड़ने के लिए, और बात किसी कर रहा है वो एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में अगर हमको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इक्वल लगाएंगे, हम क्या लिख देंगे भैया, हम लिख देंगे सम, है ना। तो कहां पर है सम, ये है ना। अब हम इसमें दे दो, ब्रैकेट लगाओ, लिख दो सेल, है ना, कि हमने A1 कॉलन A10 यहां तक के जोड़ दो, ये बन गया आपका फार्मूला एक, है ना, सम का फार्मूला, जिसमें A1 से लेकर A10 तक जितने भी सेल्स आ रही है सबको वो जोड़ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रकार के अंकन को
ऑन स्क्रीन अंकन भी कहा जाता है। मतलब इनमें से कौन सा एक अंकन है जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑन स्क्रीन अंकन भी कहेंगे। अंकन मतलब कि हम एंट्रीज दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, है ना, कहां पर, ऑन स्क्रीन। तो उसे क्या कहते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक, ऑफलाइन, व्हाइट बोर्ड और स्टोरी बोर्ड, है ना। तो स्टोरी बोर्ड होगा क्या, नहीं, है ना। व्हाइट बोर्ड पे होगा क्या, नहीं, है ना। ऑफलाइन कहलाएगा क्या, नहीं, क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है वो, देखो ऑन स्क्रीन बोल रहा है, ऑन स्क्रीन अंकन। ऑन स्क्रीन अंकन कब होगा, जब हम यूज करेंगे किसको, इसको, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के जितने भी अंकन होते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, ऑन स्क्रीन अंकन होते हैं। ये आपने बस जैसे सामने आप आए, आपकी एंट्री डाली और सबमिट कर दिया, सीधा चला जाएगा वो, है ना। तो इंस्टेंट जो होती है आपकी एंट्रीज होती है, वो कहलाती है ऑन स्क्रीन एंट्रीज, है ना। और हम जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उसमें यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप का नामकरण खालिस्तान के नाम पर किया गया। हाँ जी भैया, जो भीम ऐप है हमारे पास में, भीम ऐप है, इसका जो नामकरण किया गया है ना, वो डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर किया गया है, नामकरण, है ना। और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है ना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है जो आपके सामने है, इसमें पूछ रहा है कि भीम ऐप का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है ना। तो हमने किया है डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नाम पर हमने किया हुआ है, पहली चीज, है ना। और अगर हमसे किसके लिए है, भी UPI ऐप है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, भारत सरकार की ऐप, है ना। अब इससे हम हमारे से अगर फुल फॉर्म अगर इसका पूछे तो फुल फॉर्म क्या होगा इसका, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। ये इसका फुल फॉर्म है, ये अलग क्वेश्चन है। और किसके नाम पर नामकरण किया गया है का भी राइट आंसर है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन के साथ में हम जल्द लौटेंगे, है ना। उसमें भी हम ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। सारे एग्जाम में जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम है जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाला जाए और इसको बहुत बेहतरीन इस तरीके से तैयार कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति इन 1500 क्वेश्चन को जब भी पढ़े तो सीधे उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। और जहां पे डाउट्स रहेगा तो इसके जस्ट बाद हम लोग डाउट क्लियरिंग, मतलब कि हम टॉपिक वाइज उसको पढ़ने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा कंप्यूटर, चाहे CPCT हो, चाहे MPPSC हो, चाहे CGL हो, है ना, सारा कंप्यूटर जितना भी होगा वो हम लोग खत्म करके देंगे। आपको कहीं पर भी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इन्हीं 50 क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।